हेलो बच्चा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। सामान्य हिंदी कंपटीशन एग्जाम कारक चल रहे हैं बेटा, ठीक है। कारक, तो आज हम अधिकरण कारक पर बात करते हैं। अधिकरण कारक होता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे हम कि इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है या किसी अन्य कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आज हम कारक पे बात करेंगे। अधिकरण कारक, कारक तो हम पढ़ा रहे हैं पिछली वीडियो से ही। तो आज हम अधिकरण कारक पे बात करेंगे कि अधिकरण कारक होता क्या है और ये हमें कब पता लगेगा या कब हमें जानकारी होगी कि इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है या किसी अन्य कारक का प्रयोग किया गया है, या अधिकरण कारक का आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए हम अधिकरण कारक पे बात करते हैं। और हाँ, कुछ बच्चों का कहना था कि सर आपकी वीडियो साफ नहीं दिखती, तो आप क्वालिटी में जाइए, ठीक है। क्वालिटी में आप हाई क्वालिटी में देखिए, उसमें क्लियर दिखेगा आपको, ठीक। आप निश्चिंत होकर और निसंकोच होकर आप क्वालिटी में जाइए। सेटिंग का ऑप्शन आता है, उसमें क्वालिटी में आप देखिए, उसमें क्या बोलते हैं हो जाएगा। हाई क्वालिटी में देखिए, उसमें दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए हम अधिकरण पे कारक पे बात करते हैं। अधिकरण कारक होता क्या है, ठीक है। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें अधिकरण कारक है। तो सबसे पहले कारक कोई सा भी होगा बेटा, यहाँ कारक लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। फिलहाल आपको परिभाषा नहीं लिखवाएगा, कोई उदाहरण आपको दे देगा, उसमें वो मालूम करवाएगा या उसमें आपसे पूछेगा कि इसमें किस कारक का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो हम अधिकरण कारक पे बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों अधिकरण कारक पढ़ा रहे हैं, तो अधिकरण कारक पे बात करेंगे। तो अधिकरण कारक को समझिए कि अधिकरण कारक है क्या, ठीक है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, मेन रोल होता है, ये मेन सीन होता है बेटा। यहाँ थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। हम चलते हैं अधिकरण कारक। इसमें क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग में पर है। अब आपकी समझ में नहीं आया होगा कि ये सब क्या बता रहे हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग में पर है, ठीक है। अब मैं इसको अपनी भाषा में बता रहा हूं आपको, अधिकरण कारक होता क्या है, ठीक है। अधिकरण कारक क्या होता है, तो अधिकरण कारक वह है जिससे क्रिया के आधार क्या, जैसे स्थान समय का बोध हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अधिकरण कारक वह है जिसके या जिससे क्रिया के आधार जैसे समय या समय स्थान का बोध हो, इसके विभक्ति चिन्ह में पर हैं। नहीं आई होगी समझ में, दोबारा समझाऊंगा इसमें। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने ये समझा दिया अधिकरण कारक क्या। तो अधिकरण कारक वह है जिससे क्रिया के आधार मतलब स्थान समय का बोध हो, ठीक है, बोध हो, इसके विभक्ति चिन्ह में पर हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, क्या उदाहरण ले रहा हूं, जैसे पानी में मछली रहती है, पानी में मछली रहती है, ठीक है। वाक्य में पानी अधिकरण कारक है, क्योंकि यह, ठीक है, मछली के रहने का स्थान का आधार है, ठीक है। इतनी बात समझिए, पानी में मछली रहती है, वाक्य में पानी अधिकरण कारक है, क्योंकि ये मछली के रहने के स्थान का आधार, मछली कायम रहती है, पानी क्या हुआ, आधार हुआ, ठीक है। ये पानी में रहने का आधार है, मतलब पानी में अधिकरण कारक है। इतनी बात समझ में। अब मैं दोबारा फिर आ रहा हूं किस पे, अधिकरण कारक पे। अधिकरण कारक होता क्या है, इसमें एक बार और देख लीजिए, इसको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसमें क्या, अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग में पर है। इतनी बात समझ में आएगी। स्थान या समय का बोध हो, इतनी बात समझ में आएगी। अधिकरण कारक वह है जिससे क्रिया के आधार मतलब स्थान और समय का बोध हो। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या है, इतनी बात क्लियर हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। इसके परसर्ग में पर है। अब जैसे उमेश लखनऊ में रहता है,
परसर्ग में है। उमेश कहाँ रहता है बेटा? लखनऊ। लखनऊ क्या एक स्थान है, तभी तो स्थान या समय का बोध हो। क्लियर थी बात? उमेश लखनऊ में रहता है। लखनऊ क्या है? स्थान है रहने का, किसके? उमेश के। और चिन्ह क्या है? परसर्ग क्या है? में। लखनऊ में, उमेश लखनऊ में पढ़ता है या उमेश लखनऊ में रहता है, ठीक है। परसर्ग में और स्थान क्या है? लखनऊ। उमेश रहता है या पढ़ता है, ठीक है। उमेश लखनऊ में पढ़ता है। परसर्ग क्या है? में। और लखनऊ क्या है? स्थान। कौन रहता है? उमेश। तभी तो उन्होंने लिखा है, इसमें लिखा है इसके परसर्ग, ठीक है, चिन्ह या परसर्ग में पर है। जैसे उमेश लखनऊ में पढ़ता है, अधिकरण कारक हो गया। पुस्तक मेज पर है। पुस्तक मेज पर है। पुस्तक कहां रखी है? मेज पर है। परसर्ग या चिन्ह पर है तो पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक कहां रखी है? मेज पर रखी है। स्थान का बोध हो रहा है। कहां रखी है पुस्तक? पुस्तक कहां रखी है? मेज पर तो ही रखी है। तो इसमें साफ लिखा है स्थान और समय। स्थान और समय का बोध हो, अधिकरण कारक कहलाता है। अब इसमें क्या है? पुस्तक मेज पर है। परसर्ग क्या है? पर। चिन्ह क्या है? पर। पुस्तक कहां रखी है बेटा? मेज पर। मेज पर तो ये स्थान का बोध हो रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नंबर 3 पे चलते हैं। उसके हाथ में कलम है। किसके हाथ में? कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है, ठीक है, या कोई अन्य भी व्यक्ति हो सकता है, या कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई विद्यार्थी भी हो सकता है, ठीक है। उसके हाथ में, परसर्ग क्या है? में। चिन्ह क्या है? में। उसके हाथ में कलम है। में है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। स्थान का बोध हो रहा है। स्थान का बोध हो रहा है। उसके हाथ में कलम है। कहां पर? उसके हाथ में तो ही है। उसके हाथ में क्या है? कलम है। नंबर 4 चलते हैं। ठीक समय पर परसर्ग पर, चिन्ह पर, ठीक समय पर आ जाना। स्थान और समय। स्थान और समय, क्लियर। ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना, कहीं जाने की बात चलती होगी, ठीक है। तो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता होगा कि ठीक समय पर आ जाना, ठीक है। ठीक समय पर आ जाना, ठीक है। ठीक समय पर आ जाना। पर, चिन्ह और परसर्ग, इसमें में पर है। इसके चिन्ह या परसर्ग क्या है बेटा? में या पर। तभी तो लिखा ठीक समय पर आ जाना। जैसे उमेश लखनऊ में पढ़ता है, में हो गया। अब इसमें लिखा है ठीक समय पर आ जाना। ठीक समय पर आ जाना, पर और में, ठीक है। ठीक समय पर आ जाना। इतनी बात क्लियर होगी। अब नंबर 5 पे चलते हैं। बिंदु नंबर 5। वह 3 दिन में आया। वह 3 दिन में आएगा। वह 3 दिन में आएगा। क्या है बेटा? परसर्ग में पर, चिन्ह में पर। वह 3 दिन में आएगा। वह 3 दिन में आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? चलिए मैं दोबारा फिर उसको बता रहा हूं, समझ में आ गया होगा आपकी। इसमें क्या है? अधिकरण कारक की बात कर रहे हैं बेटा। अधिकरण कारक होता क्या है, या अधिकरण कारक क्या कहना चाहता है? इसमें क्या अधिकरण कारक? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग बेटा क्या है? में पर। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, यानी कि अधिकरण कारक वह है। अधिकरण कारक वह है जिससे क्रिया के आधार, स्थान और समय का बोध हो, ठीक है। इसकी विभक्ति में पर है। अब मैं उदाहरण ले रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए, या उदाहरण ले रहा हूं, पानी में मछली रहती है। पानी में मछली रहती, में आ गया।
कहाँ रहती है? पानी में। स्थान भी हो गया और में भी हो गया। पानी में कहाँ रहती है? पानी में। कौन रहती है? मछली रहती है। इसमें क्या पानी में मछली रहती है, पानी में मछली रहती। वाक्य में पानी अधिकरण कारक है क्योंकि यह मछली के रहने के स्थान का आधार है। क्या? पानी। क्लियर हो गई? उदाहरण पे आते हैं दोबारा फिर। जैसे उमेश लखनऊ में रहता है, स्थान है, जगह है, या उमेश लखनऊ में पढ़ता है। यहां तो पढ़ता है, मैं कह रहा हूं कि उमेश लखनऊ में रहता है या उमेश लखनऊ में पढ़ता है। लखनऊ क्या है बेटा? स्थान है रहने का। किसके? उमेश के। या स्थान भी हो गया और में भी हो गया, अधिकरण कारक बना। अब जैसे पुस्तक मेज पर है, पुस्तक कहां रखी है? मेज पर रखी है, पर भी हो गया और जगह भी हो गई। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद बिंदु नंबर 3 चलते हैं। उसके हाथ में कलम है, परसर्ग क्या है? में। पर चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या है? में। परसर्ग क्या है? में। उसके हाथ में कलम है। ठीक। अब समय का बोध होता है, मैंने बताया स्थान और समय का बोध होता है, वहां अधिकरण कारक होता है। अब ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना। आपस में कोई दो व्यक्ति बात करते होंगे, व्यक्ति भी हो सकते हैं बेटा, मतलब पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकती हैं। अब आपस में बात करते कोई एक व्यक्ति जाता होगा किसी जगह, तो उससे दूसरा व्यक्ति कहता होगा कि ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना। अब चिन्ह क्या है बेटा? में। पर चिन्ह क्या है? या परसर्ग क्या है? में पर। तो ठीक समय पर हो गया नहीं? इसमें क्या बेटा? अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अब वह 3 दिन में आएगा। चिन्ह या परसर्ग में पर, मैं बता वह 3 दिन में आ गया, आएगा। तो इसमें बेटा अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। तो ये अधिकरण कारक आपका क्लियर हुआ कि अधिकरण कारक होता क्या है, या अधिकरण कारक को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ये अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण कारक हमने आपको बड़ा बिंदास तरीके से पढ़ाया। मैं सारे ही जो भी सिलेबस है, सारा ही सिलेबस में सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए। तो हम कारक पढ़ा रहे हैं ना, तो अधिकरण कारक हुआ। तो ये मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूं कि ये कारक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा मन लगा के पढ़िए, गहराई से पढ़िए, आपका भला हो जाएगा। इसमें डरने वाली बात नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे। बेटा कोई भी चीज ऐसी संसार में है नहीं जो किसी भी व्यक्ति से अगर दिल से या लगन से परिश्रम करे तो उसको ना मिले, लेकिन परिश्रम तो करना पड़ेगा। और ऐसी कोई चीज है भी नहीं जो बिना परिश्रम से आपको मिल जाए। ठीक है, तो मन लगा के आप बेटा पढ़ाई करिए बिंदास तरीके से। ये कंपटीशन एग्जाम की हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, सामान्य हिंदी। तो मन लगा के आप पढ़ाई करिए और मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूं कि ये लेक्चर आपकी समझ में अवश्य आया होगा। अगर ये सेशन आपकी समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। तो बस आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।